गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन एंड सेफ? सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हो ना बच्चों? चलो, अभी हैव यू डन योर चैप्टर फर्स्ट? बेटा, जब भी कोई चैप्टर करवाते हैं तो थोरोली उसको रीड करना है। ये नहीं कि जस्ट क्वेश्चन आंसर हम लर्न करेंगे। यू हैव टू स्टडी दैट चैप्टर। फिर आपके डाउट सेशन होते हैं, ठीक है? अगर डाउट सेशन में आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क। और अगर डाउट नहीं है तो उसको लर्न करो, उसमें से क्वेश्चन आंसर बनाओ। एटलीस्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनाओ, ठीक है बेटो? दिस विल इम्प्रूव योर स्टडी और यू विल गेट गुड मार्क्स। और आप भी और मैं भी, हम दोनों यही चाहते हैं ना कि सबके गुड मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। चलो, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मीन्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, are they our friends or our enemy, whether they are harmful or useful, ठीक है? तो we will study about microorganism. तो first of all we have to know about what we mean by microorganisms. तो microorganism बेटे डेफिनेशन नोट करो अपने। आपके पास सबके कॉपी पेन है ना, तो अपने कॉपी पेन पे नोट करो। Microorganisms are tiny organisms that are visible only under the microscope. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, अदरवाइज दे आर इनविजिबल। ये देखो, इवन हमारे जो हैंड्स हैं इसमें भी बैक्टीरिया, मतलब ये हम हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। अब आपकी बेटा ये देखो, आपके एनसीईआरटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दो आपकी वो दी हुई है। इसमें सबसे पहले तो क्या है, कोलेक्ट मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालो और इसके बाद उसको हम थोड़ा सा पानी लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व करेंगे, देन वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन द सेम मैनर टेक सम सॉइल। सॉइल में भी क्या होगा, उसमें भी आप थोड़ी कहीं भी किसी टैप से आप थोड़ा सा पानी लो और उस पानी की 1 या 2 ड्रॉप्स आप किसी स्लाइड्स पे रखो। स्लाइड्स पे रखने के बाद अगेन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, यू आर एबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी वेरी टाइनी, मतलब हम अगर हमारी नेक्ड आई है तो वी आर नॉट एबल टू सी दैम, उनको हम नहीं देख सकते। दे आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये नोट कर लिया बेटा। अब सेकेंड जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप नोट करो। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। नोट करो बेटा। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोलॉजी तो क्या होती है कि जिसमें हम साइंस में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट दैट स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब इसके जनरल, मतलब वैसे तो मैं आपको टर्न बाई टर्न सब करवाऊंगी, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका जनरल कैरेक्टर वगैरह सब करवाऊंगी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ सभी में प्रेजेंट है वो दे आर मेनली यूनिसेलर। मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, बहुत स्मॉल होते हैं, तो मेनली दे आर यूनिसेलर। सेकेंड, विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ये तो इसकी डेफिनेशन में ही आ गया कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। थर्ड, दे आर अकर इन एयर, वाटर, सॉइल। कहीं भी हो सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं कि कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। खासतौर पे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये आपके कहीं भी प्रेजेंट होते हैं इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इन ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम में या प्लांट्स हैं या कोई भी एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। थर्ड, कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, रेनी सीजन हो, तो मतलब कोई भी कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ
आपको मतलब एक तरह से अडेप्टेशन लेनी पड़ेगी, अडेप्ट करना पड़ेगा हमारी बॉडी को, ताकि हम, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं टॉलरेट कर सकते। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, बेटे ये पॉइंट्स भी आप ये सब नोट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में पैराग्राफ की फॉर्म में दे में भी ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, सेप्टोट्रोपिक एंड पैरासिटिक। मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। बैक्टीरिया जो होते हैं केमिकल की हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं। पैरासिटिक्स मीन्स दे लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। और हेट्रोट्रोपिक तो शो करते ही हैं। और इसके अलावा पैरासिटिक और सेप्टोट्रोपिक क्या होता है, दे कैन ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ये ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे में भी हार्मफुल एंड यूजफुल, हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती हैं और हार्मफुल भी। ये हम बेटा सब अभी डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या है, हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, नोट करो। एंटन वॉन लीवनहॉफ। एंटन वॉन लीवनहॉफ, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। मेनली बैक्टीरिया भी एंटोन वॉन लीवनहॉफ ने डिस्कवर किए थे। बेटा एक पॉइंट नोट कर लो। नेक्स्ट है इनकी जो कैटेगरी, कितने कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बेटा आप ध्यान रखो, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों, अब मैंने आपको बताया 5 कैटेगरी बताई थी अभी कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड ये आपका फंजाई, ठीक है। ये 5 कैटेगरी अभी हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले वायरस आजकल आपको पता ही है कोविड वायरस का कितना चल रहा है ना बच्चों। तो वायरस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इट इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब ये ना तो लिविंग में हम इसको मानते हैं और ना ही नॉन लिविंग में। साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम इसको कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन ये, हम इसको ऐसे क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल पे, ये वॉल पे या ब्लैक बोर्ड पे कोई वायरस है, तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसको छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस पर कोई असर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग। बट व्हेन इट कॉन्टैक्ट इन द लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, ये कॉन्टैक्ट में जब आता है तो इट यूज द मशीनरी ऑफ होस्ट एंड बिकम लिविंग। मतलब जैसे मेरी बॉडी के टच में आया तो ये लिविंग बन जाएगा, मेरी ही मशीनरी यूज़ करेगा। तो यही रीज़न है कि इसके लिए हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होस्ट की मशीनरी यूज़ कर रहा है। और अगर ये किसी भी सरफेस पे है, नॉन लिविंग सरफेस पे है, देन इट बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं एसेलुलर, क्योंकि इसमें सेल देखा जाए नहीं होता, सेल तो इसमें नहीं होता, लेकिन होस्ट की मशीनरी यूज़ करके रिप्रोड्यूस भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है। होस्ट की मशीनरी यूज़ करके सब काम करता है। तो इसलिए हम इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं एसेलुलर। इसके अलावा इट इज़ सो माइन्यूट, मतलब जो जितने भी हमारे वो हैं इसमें इतना ज़्यादा ही माइन्यूट होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे भी कई बार हम इसको स्टडी नहीं कर पाते। तो हम इसको कहाँ देखते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप होता है, थोड़ा उसमें और ज़्यादा छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हम स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम और ज़्यादा स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं। तो इट कैन सी ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा हम इसके लिए यूज़ करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आज तक किसी भी बुक में, नेट पे या कहीं भी
मैंने इसका कोई भी यूज़ नहीं पढ़ा। ये क्या करता है? इट जस्ट स्प्रेड डिजीज इन प्लांट्स, इन एनिमल्स और प्लांट्स, सब में ये डिजीज ही फैलाता है। और डिजीज कौन सी होते हैं मेनली? जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ, ये सारी डिजीज जो है वायरस फैलाता है। और आजकल तो एक पता है ये डिजीज आपकी कोविड, ये कोरोना, ये भी वायरस से ही फैलता है। कोविड, ठीक है, कोविड या कोरोना ये भी आपका वायरस से फैलता है। तो वायरस को हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। ये बेटा सब नोट कर लो, ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे या आप ब्लैक बोर्ड वाला नोट करोगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी थी हमारी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है मेनली यूनिसेलुलर होता है और ये हर जगह मिलता है। इन द सोइल, इट फाउंड एवरीवेयर, जैसे इन द सोइल, इन द वाटर, हाँ, और इन द सोइल, इन द वाटर, और ये इन द एयर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की क्या खास बात होती है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मीन्स कंडीशन जो इसको ज़्यादा यूजफुल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो एक इस तरह से सिस्ट बना देता है, इस तरह से आउटर कवरिंग बना देता है। दैट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज सिस्ट, ठीक है। और उसके नीचे बैक्टीरिया जो है बड़े आराम से ग्रो कर लेता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है। मतलब जो सिस्ट है एक तरह से इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंडर ये सब काम अपने कर लेता है। और जैसी फेवरेबल कंडीशन मीन्स जो इसको यूजफुल कंडीशन आती है, तो क्या होता है, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ये सिस्ट इस तरह से ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरिया जो है बड़े आराम से ग्रो कर जाता है, इंडिविजुअली ग्रो कर जाता है। मीन्स कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है, कोई प्रॉब्लम इसे नहीं आती। और अगर हम बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो इट में भी स्फेरिकल शेप में हो सकता है, रोड शेप, ये देखो रोड शेप, कोमा की शेप में हो सकता है, स्पाइरल, यानी कि जस्ट लाइक स्नेक की तरह इसकी शेप हो सकती है। तो ये डिफरेंट शेप का होता है। इसके अलावा है एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दैट यू हैव स्टडीड इन 7th आल्सो। एरोबिक मीन्स द विच कैन रिस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। और एनारोबिक विच कैन रिस्पायर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिस्पायर करे देन इट इज कॉल्ड एज एरोबिक, और अगर अब्सेंस में करे देन इट इज कॉल्ड एज एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया हमारे होते हैं। आपने वेस्ट वाटर स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि बायोगैस जो स्लज होता है, स्लज पे एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है और इसके बाद वो उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। याद आ रहा है बच्चों? 18 चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, उसमें था आपका एरोबिक और एनारोबिक। मैंने आपको 11 चैप्टर में पढ़ाया था रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों के बारे में पढ़ाया था कि एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती, और एनारोबिक में इथाइल अल्कोहल। ध्यान आ रहा है बच्चों? अब इसके बाद आपका था कि इट में भी ऑटोट्रोपिक, ये जो केमिकल की हेल्प से सनलाइट यूज नहीं करता है, ना तो ये सनलाइट यूज करेगा और ना ही इसमें क्लोरोफिल होता, क्लोरोफिल भी इसमें नहीं होता, बट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। तो इट में भी ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक मीन्स कि ये हेटरोट्रोपिक भी शो करता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है। थर्ड सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक में क्या है, इट कैन ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। मतलब सभी बैक्टीरिया नहीं, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक, सम हेटरोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक एंड पैरासिटिक। मीन्स इट कैन लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सब बच्चे कर्ड खाते हो? खाते हो बच्चों? टेस्टी लगती है? अच्छा, कर्ड कैसे बनती है? आपने अगर देखा होगा कि आपकी मम्मा थोड़ा ल्यूक वार्म मिल्क लेती है, उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करती है ना। कर्ड ऐड करने के बाद वो, अभी आजकल तो गर्मी है, 3 या 4 आवर्स में इट बिकम कर्ड, पूरा का पूरा कर्ड बन जाता है। अब मिल्क है, उसमें हम थोड़ा सा कर्ड क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि कर्ड में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस
हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो हम जब उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो पूरे मिल्क को वो कर्ड में बदल देता है। तो ये नोट कर लो, लैक्टोबैसिलस हेल्प इन मेकिंग कर्ड। बाकी इसके बेटा और अभी मैं यूजेस आपको करवा रही हूँ, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताई है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बेटा सारा नोट कर लो। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में है, कुछ पॉइंट कहीं दिए, तो मैंने इनको एक जगह से जैसे कलेक्ट करके थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, तो नोट कर लो। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया, इन मेकिंग ऑफ कर्ड लैक्टोबैसिलस हेल्प इन मेकिंग इन कर्ड। इसके बाद है आपका मेकिंग चीज़, ठीक है, मेकिंग चीज़। अब हमारे मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट इन आवर मिल्क। अब उस कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो लैक्टिक एसिड जब वो होता है तो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो है दूध से अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चीज़। तो ये चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन मेकिंग पिकल्स, ठीक है। और इसके अलावा प्रिपेयरिंग डो फॉर इडलीज, ब्रेड, डोसा एंड भटूरा। इसमें बेटा ईस्ट भी होता है और साथ में आपके बैक्टीरिया, ये दोनों मिलके ये प्रिपेयरिंग डो करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, इडली जो आप खाते हो, ब्रेड, डोसा और भटूरा, इनके प्रिपरेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी, तो एक वो होता है आपका बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है टैनिंग ऑफ लेदर। अब लेदर की जो टैनिंग होती है उसमें भी हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं ताकि वो एक तो एनिमल की जो स्किन है वो रिमूव कर दे और दूसरा हमारा जो लेदर है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से टैनिंग ऑफ लेदर में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि इन पल्सिस, जो पल्सिस प्लांट्स होते हैं उनके उसमें ये हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, राइजोबियम। राइजोबियम इज बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सिस प्लांट। और राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है, क्या कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट में चेंज कर देता है और दैट नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यही रीज़न है कि पल्सिस में प्रोटीन होता है। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, नो डाउट इट इज प्रेजेंट इन 77%, लेकिन इसमें नाइट्रोजन को प्लांट जो है एज इट इज नहीं ले सकता, तो इसमें कौन हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अलावा ये सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो इन दिस मैनर इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रोपिक, दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ये मैंने लास्ट आपको बताया था, डिकम्पोजर। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर दैट डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स दे आर बेनिफिशियल। अब उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक वर्ड होता है बेटा पैथोजन, नोट करो। पैथोजन क्या होता है, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, मीन्स जो हमारे अंदर डिजीज फैलाए दैट इज कॉल्ड एज पैथोजन। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे अंदर डिजीज भी स्प्रेड करते हैं। कौन कौन सी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है, और डायजेंट्री, ये सब डिजीज़ हैं जो हमारी बैक्टीरिया स्प्रेड करते हैं। इनसे हमें डिजीज़ हो सकती है। जैसे ये कई बार क्या होता है, वाटर है उसमें बैक्टीरिया चला जाए तो कंटामिनेंट हो जाता है, तो कंटामिनेंट वाटर पीने से हमें टाइफाइड, डायजेंट्री, कोलेरा ये सब हो सकता है, ठीक है। अगर एयर में प्रेजेंट हो तो हमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है।
तो ये डिजीज़ फैलाते हैं इन एनिमल्स। और प्लांट्स में ये एक मेनली डिजीज़ फैलाते हैं, दैट इज सिट्रस कैंकर। नींबू देखा बेटा सबने, लेमन, तो सब मोस्टली विंटर सीजन में क्या होता है, नींबू के ऊपर आपने थोड़े सर्कल ब्लैक कलर के पैचेस देखे होंगे, इस तरह से ब्लैक पैचेस हैव यू सीन, मोस्टली ये विंटर सीजन में ही होता है। तो ये क्या होता है, एक सिट्रस कैंकर। हालांकि वी कैन यूज़ लेमन, हम लेमन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें की डिजीज़ हो जाती है सिट्रस कैंकर, जो कि इसके प्लांट्स को स्पेल कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, फूड पॉइजनिंग। कई बार क्या होता है ना, यू टेक वैरायटी ऑफ फूड, और पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन कई बार आप बाहर से कुछ खा लेते हो और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस वजह से वो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, मतलब फूड को हमारे स्पॉइल कर देते हैं। और एक बात और बेटा बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट दैट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें मोस्ट अबंडेंट हमारे कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट अबंडेंट। इसके बारे में मैंने बता दिया कि हर जगह होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को ये टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा बेटा वीडियो ज़रूर देखनी है, डाउट सेशन में मैं आपको वीडियो में से ही क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट लेसन बेटा आज या कल आपको आ जाएगा, इसके बाद आपको चैप्टर वो करके मेरे पास भेजना है 8th F, बेटा सब ने वो भेजना है, तभी मैं टिक करूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।